तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज बात करेंगे वसई विरार के बेताज बादशाह भाई ठाकुर, जिसको आखिरकार 34 साल के बाद एक बड़े मर्डर केस में से बरी कर दिया गया। पूना की एक स्पेशल टाडा कोर्ट ने उसको बाइज्जत बरी कर दिया। कहते हैं कि जिस आदमी ने कभी जिंदगी में हार कबूल नहीं की हो, इतना कुछ करने के बाद भी कोई उसका बाल बांका नहीं कर सका, तो आखिरकार टाडा कोर्ट के पास ऐसा कोई सबूत ही नहीं मिला जिसकी वजह से उसके ऊपर कत्ल का चार्ज सिद्ध हो सकता। हालांकि कोर्ट के ऑर्डर को बड़ी आसानी से एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, क्योंकि कोर्ट का पूरा इस केस में बरी करने का जो आधार है वो ये है कि इनके ऊपर टाडा का सेक्शन 3 लागू नहीं होता, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट। जो टाडा क्लास लगाया था, जो वाजपेयी सरकार ने कानून खत्म कर दिया था, इनके ऊपर उसी टाडा की धाराओं के नीचे केस चल रहा था। 1989 में एक मर्डर हुआ नालासपारा के बड़े बिल्डर सुरेश दुबे का, और उसके बाद से भाई ठाकुर की मुश्किलें बढ़ती रही। तकरीबन 20 साल से ज़्यादा उसको पूना की जेल में रहना पड़ा। अभी कुछ महीने पहले ही वो अच्छे आचरण की वजह से जेल सुपरिंटेंडेंट का सर्टिफिकेट देने के बाद एक लंबी पैरोल पे बाहर आया हुआ है, लेकिन आज पिछले 48 घंटों से वो एक फ्री आदमी है, फ्री बर्ड है। थोड़ा देखते हैं इस केस की पूरी कहानी। अगर इसकी बैकग्राउंड में जाके आपने हमारा एपिसोड नंबर 200 वो ज़रूर देख लेना। उसमें बहुत सारियाँ वो जानकारियाँ दी गई हैं जो आज हम यहाँ पे दोहराएंगे नहीं। नहीं तो जो आज का मुद्दा है उसको बताने के लिए समय कम बचेगा। वो 200 नंबर एपिसोड हमारा 3,35,000 से भी ज़्यादा दर्शक देख चुके हैं। जो अगर ये 3,35,000 लोगों को वो एपिसोड पसंद आया, तो आज आपको एक बार फिर जो उसके बाद हमारे नए दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनको भी वो एपिसोड एक बार देख लेना चाहिए। इस एपिसोड को देखने के बाद सीधा आप हमारा एपिसोड नंबर 200 200 देखना मत भूलिएगा। अब आपको बताते हैं थोड़ी सी बैकग्राउंड में भाई ठाकर के राइज की हिस्ट्री। उसके बाद बात करेंगे सुरेश दुबे मर्डर केस की बात। भाई ठाकर 1953 में पैदा हुआ महाराष्ट्र के थाना जिले के एक छोटे से गांव में। और थाना जिला अपने आप में बड़ी अजीब हैसियत रखता था महाराष्ट्र के इतिहास में। अपने समय में, उस समय में जब भाई ठाकर का राइज होता है क्राइम की दुनिया में, अंडरवर्ल्ड में, तो थाना देश का सबसे बड़ा जिला था। इसमें पूरा आज का जो थाना जिला है, पालघर जिला है, जो पूरे कस्बे बन गए, वसई, विरार, पालघर, नालासपारा, नया गांव, ये सब वसई, ये सब एरियाज पुराने थाना रूरल एरिया में आते थे, क्योंकि थाना डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर थाना में हुआ करता था। उसके बाद नई मुंबई का पुलिस कमिश्नर बना। पहले थाना का पुलिस कमिश्नर अलग होता था और उसके नीचे ये सब जगह आती थी, एरियाज आते थे। और थाना की जो लैंड बाउंड्री थी वो एक तरफ मुंबई से सट के, बिल्कुल सटक के, एलिफेंटा केव जो समुंदर के अंदर है, बुच्चर आइलैंड है, और जितनी बंदरगाहें हैं छोटी छोटी जो गोवा की तरफ और श्रीवर्धन की तरफ जो किश्तियाँ जाती हैं,
कोंकण की तरफ, वो सब की सब आइलैंड थाना जिला में आती थी। और वहाँ से कलेक्टर ऑफ थाना, वो आप समझ लीजिए कि जो नॉर्थ ईस्ट की छोटी छोटी स्टेट्स हैं उनमें से भी कुछ एरिया यूनियन टेरिटरी के एरिया से ज़्यादा एरिया के लिए थाना जिले का था। और क्योंकि पुलिस हेडक्वार्टर थाना में थे और वसई विरार पूरा एरिया जहाँ का भाई ठाकुर को बेताज बादशाह कहा जाता है, उस एरिया में थाना रूरल की हुकूमत थी, थाना रूरल पुलिस की। एक एसएसपी थाना रूरल थाना में बैठता था और एक डीएसपी, ये पूरे वसई विरार वसई पूरे इलाके को सुपरवाइज करता था। तो ले दे के भाई ठाकुर को अपनी सल्तनत अच्छी तरह चलाने के लिए, बेरोक टोक चलाने के लिए सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर से काबू में रखना था, उसके साथ रिश्ते बना के रखने थे। और वो डीवाईएसपी जिसको महाराष्ट्र में कहते हैं, बाकी पूरे हिंदुस्तान में डीएसपी कह देते हैं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो 3 स्टार इंस्पेक्टर के ऊपर का रैंक होता है। तो एक डीएसपी जो है वो पूरे एरिया को कंट्रोल करता था और कोई ऐसा डीएसपी नहीं था जो भाई ठाकर के साथ मिलके काम नहीं करता था। जो नहीं करता था उसको बदला दिया जाता था। और ऐसा ऐसा 1980 के चलते चलते मुंबई में रहने की जगह की कमी होने लगी। उसके लिए बहुत से लोगों ने एक्सटेंडेड सबर्ब जो खाड़ी के उस पार थे, भाई अंदर मीरा रोड की दूसरी तरफ जाके, यहाँ से नायगांव, नालासपारा, आगे वसई, फिर विरार, ये एरिया आते थे। लेकिन उनके पास आने जाने का बड़ा साधन था मुंबई की लोकल ट्रेन, जो हर 2-2, 3-3 मिनट के बाद गाड़ी चलती है। तो लोग जो मीरा रोड भाईंदर तक रहना पसंद करते थे, गाड़ी की सुविधा थी, तो उन्होंने वो समुंदर क्रॉस करके दूसरी तरफ जाके रहना शुरू किया, जहाँ घर अफोर्डेबल रेट्स पे मिल जाते थे, अच्छे खासे सस्ते घर मिल जाते थे। लेकिन उसके पहले भाई ठाकुर और इसके साथी, जिनमें एक वधावन परिवार था, दीवान परिवार, दीवान हाउसिंग, अभी आपने देखा होगा, बहुत चर्चा में है पूरा परिवार, बहुत से लोग तो जेलों में बैठे हैं। उनके साथ मिलके वसई विरार एरिया में खाड़ी के उस पार हजारों एकड़ ज़मीन सस्ते भाव पे लेके रख ली। और एक एक करके जब नई डेवलपमेंट होनी शुरू हुई, वो जो कौड़ियों के भाव ज़मीन खरीदी थी वो सोने के भाव बेची गई। करोड़ों रुपये, सैकड़ों करोड़ों रुपए इस ठाकर परिवार ने उस ज़मीन की खरीदो फरोख्त में कमाए। और उसी के चलते चलते दीवान हाउसिंग इतना बड़ा ग्रुप बन गया कि उनकी दीवान हाउसिंग एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसी तरह से और बहुत सारी कंपनियां, और अल्टीमेटली 2021 में पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में बहुत बड़ा फ्रॉड करने के चक्कर में उनकी आधी फैमिली आज भी सलाखों के पीछे बैठी है। उसी को लेके भाई ठाकर के ऊपर इनकम टैक्स की रेड भी हुई, ईडी की रेड हुई। 1000 करोड़ रुपए की लैंड डीलिंग्स का मामला सामने आया। बाद में क्या हुआ पता नहीं। खैर 1980 में जो ज़मीनों का खरीदो फरोख्त शुरू हुई वो 85 तक बहुत ज़ोरों से चली। 85 के बाद रीडेवलपमेंट कहो या डेवलपमेंट कहो वो शुरू होती है, तो और ज़मीनों के ऊपर निगाह रख ली गई, जिनमें बहुत बड़ा चंक एक नालासपारा एरिया में था। ये वही इलाका है जहाँ से मुंबई के साबका एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा ने भाई ठाकुर के परिवार के खिलाफ इलेक्शन लड़ी और हार गया। मतलब इतना दबदबा भाई ठाकर परिवार का उस एरिया में है। इनकी बहुजन विकास अघाड़ी नाम की एक पॉलिटिकल पार्टी है, जिसमें 3 और कभी 4
एमएलए जीत के आते हैं और आज तक इनको कोई हरा नहीं सका। जयेंद्र ठाकुर, भाई ठाकुर का पूरा नाम, उसका भाई हितेंद्र ठाकुर वो भी एमएलए, उसका बेटा कशित ठाकुर वो भी एमएलए, इनका एक और आदमी नज़दीकी वो तीसरा एमएलए। तो इस तरीके से अंडरवर्ल्ड से लेके पॉलिटिकल गलियारों तक भाई ठाकुर परिवार की तूती बोलती। तो 1980 में जब वरदाराजन मुडलियार ने स्मगलिंग का काम शुरू किया हाजी मस्तान के साथ मिलकर, हाजी मस्तान उस समय छोड़ चुका था, इमरजेंसी में उसने कसम खा ली थी कि मैं स्मगलिंग बंद करता हूँ, लेकिन उसका पूरे का पूरा नेटवर्क उसने अपने दोस्त वरदाराजन मुडलियार को सौंप दिया। तो वरदाराजन ने आपको चलते चलते बता देता हूँ, सोने का माल, सोना और तस्करी का माल जो था, चांदी और सोना, इसको ढोने के लिए वसई बरार से मुंबई में लाने के लिए एक फ्लीट ऑफ एम्बुलेंस खरीदा था। तभी मैटाडोर एक करके गाड़ी आती थी जिसमें एम्बुलेंस बहुत बनती थी। तो 15 के करीब उसने मैटाडोर गाड़ियाँ खरीदी, उनके ऊपर एम्बुलेंस लिख दिया, एक कोई संस्था बनाई थी उसका नाम साथ में लिख दिया। लेकिन उन एम्बुलेंसेस में कभी भी मरीजों को नहीं ले जाया गया, उनमें सिर्फ स्मगलिंग का माल ढोने का काम किया जाता था। और वो बाद में पर्दाफाश हो गया, पकड़े गए। परमेश्वर उसका जो खास आदमी था जो इस रैकेट को चलाता था स्मगलिंग के, वो पकड़ा गया और बाद में बहुत नुकसान भी हुआ है। तो वरदाराजन मुडलियार के साथ मिल के भाई ठाकुर ने बहुत सारा स्मगलिंग का काम किया और बहुत पैसे उसमें भी कमाए। 88 में वरदाराजन की डेथ हो जाती है। उसके बाद भाई ठाकुर अपने पूरे नेटवर्क के साथ दाऊद इब्राहिम के साथ साठ-गांठ कर लेता, उसका करीबी हो जाता। अब देखिए 85 में उसी ज़मीन के लालच में चलते एक प्लॉट पर इनकी निगाह पड़ जाती है और वो प्लॉट के ऊपर सुरेश दुबे और उसके भाइयों का परिवार का कब्जा था। उनको बोला गया कि ये प्लॉट हमें दे दीजिए, उन्होंने मना कर दिया। बहुत बार डराने धमकाने के बाद भी नहीं माने, तो उनको रास्ते से हटाने का फैसला किया गया। ऐसा इल्ज़ाम सुप्रीम कोर्ट तक ठहरा, वो भी बताते हैं आपको। लेकिन सुरेश दुबे ने मना कर दिया। 9 अक्टूबर 1989, आज से तकरीबन 34 साल पहले, सुरेश दुबे अपने गांव गोरखपुर जाने के लिए चर्च गेट स्टेशन की तरफ जा रहा था टिकट बुक करवाने के लिए हेड ऑफिस से, और वो नालासपाड़ा प्लेटफॉर्म पे बैठा अपनी गाड़ी का इंतज़ार कर रहा था और न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, जब भाई ठाकर के करीबी, जिनमें गजानन पाटिल, भास्कर पाटिल, दीपक ठाकुर और कुछ लोग, 8-10 लोग आते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां चला के सुरेश दुबे की प्लेटफॉर्म के ऊपर ही मर्डर कर देते, उसको कत्ल कर देते। अब देखिए ज्यूरिसडिक्शन का सवाल खड़ा हो गया। जो लोकल पुलिस स्टेशन था उसने कहा कि यह हमारा केस नहीं है, ये रेलवे पुलिस का केस है, रेलवे पुलिस मामला दर्ज करे। मसला ये था कि केस रजिस्टर होना ही नहीं देना चाहते थे, और उसी चक्कर में इसमें जो आनाकानी की गई और FIR दर्ज करने के लिए, उसके लिए बाद में पुलिस को अपने ही 4 पुलिस वालों के अगेंस्ट केस दर्ज करना पड़ा और वो इस ट्रायल के भागीदार बने। लेकिन एक ऑफिसर ऐसा आ गया जिनका नाम था सुधाकर सुराडकर, बहुत आला ऑफिसर थे, IPS ऑफिसर, मेरे बहुत करीबी रिश्ते रहे उनके साथ उस ज़माने में। वो रेलवे के DIG थे, रेलवे के इंचार्ज थे। उन्होंने पूरा इंटरेस्ट लेके इस केस की तहकीकात की, केस रजिस्टर करके इसको इसके अंजाम तक पहुंचाया। अगर वो नहीं होते तो शायद ये केस रजिस्टर ही नहीं होता।
खैर उनके ऊपर भी बहुत प्रेशर आया बदली करवाने के लिए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के ऊपर प्रेशर, जजेस के ऊपर प्रेशर, वो सब जो अंडरवर्ल्ड का जो काम होता है वो चलता रहा। तो टोटल 17 लोगों के खिलाफ केस रजिस्टर होता है। एक लोअर कोर्ट जो होती है, ट्रायल कोर्ट, उसने 17 के 17 लोगों को 2000 के करीब बरी कर दिया। अब आपको मालूम होगा कि टाडा कोर्ट की अपील जो है वो सीधी सुप्रीम कोर्ट में जाती है, हाई कोर्ट में नहीं जाती। तो दुबे की फैमिली ने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया और सुप्रीम कोर्ट ने उस लोअर कोर्ट टाडा कोर्ट की फैसले को रद्द किया। 17 लोगों में से 11 लोगों की जो बरी किया गया था वो सही माना गया, लेकिन 6 लोगों के ऊपर नए सिरे से केस चलाने की हुक्म पास कर दिए। उन 6 लोगों में भाई ठाकुर भी था और उसमें 5 लोग और थे, जिनमें जो भास्कर पाटिल, विनायक पाटिल, वर्तक पाटिल और दीपक ठाकुर और 2 आदमी और थे। ये 6 के ऊपर नए सिरे से टाडा का केस चला। उसकी ज्यूरिसडिक्शन भी चेंज की गई। वसई विरार थाना इलाके से निकाल के उस केस को पूना में ट्रांसफ़र किया गया ताकि जो लोकल जो इनका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है उसका फ़ायदा उठाते हुए गवाहों के ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सके। तो वो केस पूना में चलता रहा। ये 2011 में, 2010 में करीब शुरू हुआ नए सिरे से, जो पहले एक तरीके से ख़त्म हो गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की दखल से दोबारा शुरू होता। अब ये 6 लोगों की ट्रायल नए सिरे से चलती। उसके दौरान चलते चलते भाई ठाकुर को थाना पूना की येरवाड़ा जेल में रहने पड़ा इतने साल। जैसे मैंने कहा अभी थोड़े महीने पहले एक लंबी पैरोल लेके बाहर आए। तो वो ट्रायल जो टाडा के नीचे चल रही थी उसके चलते चलते तकरीबन 110 विटनेसेस पेश किए गए प्रोसिक्यूशन की तरफ से, लेकिन भाई ठाकुर और इसके साथियों के वकील, बहुत बड़े बड़े वकील, वो एक सरकारी वकील जो महीने के कुछ हज़ार रुपये जिसको मिलते हैं, वो उनका मुकाबला कहाँ कर सकता था। और अल्टीमेटली 2 दिन पहले पुणे की टाडा कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि जो पुलिस का कहना था कि भाई ठाकुर और उसके साथियों ने अपने इलाके में 1980 के करीब से आतंक का माहौल बना के रखा हुआ था, शरेआम हथियार लेके घूमते थे, आम आदमी इनकी दहशत की वजह से डर के माहौल में जी रहा था, इसलिए इनके ऊपर टाडा लगाया गया और इन्होंने ज़मीन हड़पने के लिए जो कॉन्स्पिरेसी की है उसकी वजह से और दहशत इलाके में फैली। इस तरीके से चलते चलते टाडा और कॉन्स्पिरेसी केसेस के आधार पे, धाराओं पे इनके ऊपर केस चला। और अब टाडा कोर्ट का जो हुक्म आया उसमें ये कहा गया है कि प्रोसिक्यूशन ये बात सिद्ध नहीं कर सकी कि इसमें कोई टेररिज्म का एंगल था। अब बात तो एक मर्डर की है, केस तो मर्डर केस चल रहा है, धाराएं आईपीसी सीआरपीसी के साथ उसमें टाडा एक्ट के नीचे भी लगाई गई हैं। तो उसमें सिर्फ ये कह के छोड़ देना कि इसमें टेररिज्म का एंगल नज़र नहीं आता और ज़मीन खरीदना बेचना कोई इलीगल काम नहीं है, कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है। और प्रोसिक्यूशन ये सिद्ध नहीं कर सकी कि जिन लोगों ने भी सुरेश दुबे को मारा उन लोगों को भाई ठाकुर ने मारने के लिए बोला था। तो ये कानूनी दांव पेच होते हैं, नुस्खे होते हैं, चलते रहते हैं और चतुर वकीलों के चलते हुए सच गलत और गलत सच सिद्ध हो जाता है। और आप देखिए इतनी लंबी लड़ाई के बाद भाई ठाकर के परिवार में तो खुशी की लहर होगी होगी, लेकिन सुरेश दुबे का परिवार एक बार फिर 34 साल के बाद निराशा की दलदल में है। आज उनकी बेटी का बयान आया है कि हम
चुप करके नहीं बैठेंगे। 34 साल हमारा बहुत नुकसान हुआ है। हमने डर डर के ज़िंदगी जी है। रात को नींद नहीं आती थी, दिन में चैन नहीं आता था, इतनी दहशत में हम रहे हैं। इस जजमेंट को जो टाडा कोर्ट की आई, उसको हम एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। तो दोस्तों, अब देखना होगा कि ये केस यहीं ख़त्म हो जाएगा, यहाँ एक लंबी लड़ाई और सुप्रीम कोर्ट में चलेगी। लेकिन मेरी जो कुछ इंडिपेंडेंट वकीलों से बात हुई, जिन्होंने बहुत सारे टाडा केसेस लड़े हैं, उनका कहना है कि एक केस में दम है। अगर अच्छी तरह इसको सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं कि पुणे की टाडा कोर्ट का फैसला बदला जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, ऐसा बड़े वकीलों का मानना है। सो दोस्तों, ये पहली बार नहीं है कि इस किस्म के बड़े लेवल के जो क्राइम होते हैं वो इतने साल चलने के बाद भी कुछ एंटी क्लाइमैक्स का रूप ले लेते। तो अब देखना होगा कि वसई बरार के बेताज बादशाह भाई ठाकुर का फ्यूचर किस कदम बैठता है। 70 साल के ऊपर उम्र हो गई है, फिजिकली प्रॉब्लम भी है, तो पेट के पास वो कमर में पट्टी भी बांधी हुई है, चलने फिरने की प्रॉब्लम भी हो रही है। अब देखते हैं कि इन सब के चलते चलते आने वाले दिनों में और क्या मुश्किलें बढ़ती है, जहाँ कोई और सुख की सांस मिलती है कानून से सुप्रीम कोर्ट। तो दोस्तों, आज के दिन इतना काफ़ी। आने वाले दिनों में और कितने कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।